Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर एक चार्ज क्यूब के अंदर है तो फ्लक्स कितना बनेगा, अगर वही चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर रख दिया तो फ्लक्स कितना बनेगा, अगर वही चार्ज किसी क्यूब के एज के सेंटर पर रख दिया तो फ्लक्स कितना बनेगा। इन सभी कंसेप्ट को मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा और मैं अपना पूरा 100% लगा दूंगा आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने में। मैं पूरा विजुअलाइजेशन के साथ, फील के साथ आप लोगों को ये टॉपिक समझाऊंगा और ये मेरा वादा है कि आप लोग ऑब्वियसली इस सभी कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। मेरा ये मानना है, मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स लोगों को बोलता रहता हूँ कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, ये मेरा प्यार है और इसी प्यार को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर गॉस लॉ और गॉस थ्योरम है क्या? गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड हो, जेई मेंस हो, नीट हो, सब सेक्शन में अलग ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट है और मैं वही सब कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge into the surface। स्टेटमेंट क्या है? मैं स्टेटमेंट को डायरेक्ट एक प्रॉब्लम से आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो है न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाए तो थ्योरी इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ। तो ये एक क्लोज सरफेस है, देख सकते हो। क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, बाहर कुछ चार्ज है। अंदर कौन कौन चार्ज है? एक है स्मॉल क्यू, दूसरा है 5q, तीसरा है -3q और एक चार्ज है 2q और बाहर कुछ चार्ज है 3q, 4q और 5q। अब नेट फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के वजह से? नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा जो सब अंदर चार्ज है उन सभी चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन कर दो। ठीक है, तो q q -3q + 2q + 5q, ये q + 2q 3q, ये q + 2q 3q, 3q - 3q गया तो नेट फ्लक्स आया 5q/ε0। तो नेट फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से। बाहर वाले चार्ज की वजह से हम लोग नेट फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं और इन सभी का कंट्रीब्यूशन इस फॉर्मूला में नहीं आएगा। और यही कह रहा है गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by a surface। एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? 1 by epsilon naught times नेट चार्ज enclosed by a surface। जो सब चार्ज इस सरफेस के अंदर है उन सभी चार्ज का सिर्फ एक बार अलजेब्रिक एडिशन कर दो और डिवाइड बाय एप्सिलॉन लिख दो, यही हो जाएगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स। बाहर वाला चार्ज इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो यही है गॉस थ्योरम, phi = q enclosed by epsilon naught, और ये है रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स का, phi = E.ds। इस केस में जो ये सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस S, और ये S रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग जो ये फ्लक्स निकाल रहे हैं वो एक सरफेस के थ्रू, ये S, और यह q enclosed by epsilon naught E.ds। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इंटीग्रल है ये है सरफेस इंटीग्रल। हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखते थे तो वो कितना होता है? x dx। तो ये इंटीग्रेशन है ओवर द लेंथ, लेकिन ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है ओवर द सरफेस। जब dx कितना था? dx सिंपली एक लेंथ का डायमेंशन है, तो ये रिप्रेजेंट और ये x LDL वाला रिप्रेजेंटेशन, ये सब इंटीग्रेशन हो रहा है ओवर द लेंथ। लेकिन ये जो इंटीग्रल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल ओवर द सरफेस। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इस गॉस लॉ के बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिमुलेशन से भी समझ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब ये क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उन चार्ज की वजह से ही सिर्फ फ्लक्स आ रहा है, जो चार्ज बाहर है उन चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा है। जब हम लोग कोई चार्ज को अंदर ले रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब कोई चार्ज को हम लोग बाहर ले जा रहे हैं तब फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब चार्ज अंदर आ रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है,
क्योंकि चार्ज जब अंदर आ रहा है तो नेट चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस चेंज हो रहा है, और जब कोई चार्ज बाहर जा रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि उस केस में भी जो नेट चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है एक सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस है r, और ये सिलेंडर को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इस सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा? तो सिलेंडर का कितना फेस होता है? दो फ्लैट सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस। ठीक है, तो मैं पहले इस फ्लैट सरफेस का बात करता हूँ। इस फ्लैट सरफेस में ध्यान से देखो, जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनल सरफेस में एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। तो मैं अगर राइट फ्लैट सरफेस का बात करता हूं, फॉर राइट फ्लैट सरफेस, राइट फ्लैट सरफेस में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? वो बना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस कितना बना? सिंपल ई नॉट ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये बना ई नॉट इंटू ए, सो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है आर तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया बन जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस फ्लैट सरफेस का ओवरव्यू देखता हूं तो इस फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस केस में एंगल था 0, और इस साइड में देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 180। ठीक है, फॉर लेफ्ट फ्लैट सरफेस एंगल कितना बन रहा है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5L फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस कितना बन रहा है? ई नॉट ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये बना माइनस ई नॉट ए, तो ये बना माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हुआ इनकमिंग फ्लक्स, तो ये हुआ नेगेटिव, और इस सरफेस से बन रहा है आउटगोइंग फ्लक्स, तो ये पॉजिटिव। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहता हूं, फॉर कर्व्ड सरफेस, तो एंगल कितना होगा? एक बार देख लो ध्यान से। तो अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सरफेस में एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड, इस सरफेस में एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड, और कर्व सरफेस में ध्यान से देखो, कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। अच्छा, ये मैं एक पेन से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर पेन नीचे गिर गया, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर इधर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में नीचे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है इधर। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। तो कर्व सरफेस में theta is always 90 in between electric field and area vector। तो अगर थीटा 90 होता है तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना आएगा? ई नॉट, मैं ये AC बोल रहा हूँ, और ये आएगा cos 90। तो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो जस्ट ये दोनों फ्लक्स को ऐड कर दो, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फाई आर प्लस फाई एल प्लस फाई सी। ये हुआ फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, ये हुआ फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस, और ये बना फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो देखो एडिशन करो, ये बना ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये बना माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये बना 0। तो नेट फ्लक्स 0 है। इसका एक मैजिक भी है, हम लोग इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। मैजिक क्या है? ध्यान से देखो, मैजिक is if there is
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्री डायमेंशनल surface and there is no net charge inside the three-dimensional surface, so flux net ये बन जाएगा जीरो। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैजिक करने से हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाता ये फ्लक्स जीरो आएगा। लेकिन ये तभी हेड होगा इस तीनों कंडीशन अप्लाई हो तो। इस केस में देखो क्या लिखा है, इफ देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्री डायमेंशनल सरफेस, ये सिलेंडर थ्री डायमेंशनल सरफेस है, एंड देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द थ्री डायमेंशनल सरफेस, तो इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तब हम लोग कह सकते हैं जो नेट फ्लक्स आएगा वो जीरो होगा। अगर ये तीनों कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं तभी ये मैजिक काम करेगा। अगर कोई भी एक चेंज होगा, मतलब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तब इस केस में फाइनेट जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ इस कंडीशन में ही काम करता है, इफ देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्री डायमेंशनल सरफेस एंड नो नेट चार्ज इनसाइड द थ्री डायमेंशनल सरफेस, फाइनेट इक्वल टू जीरो। आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। पहले ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये एक छोटा स्फीयर है जिसमें चार्ज है Q, और ये एक कुछ बड़ा स्फीयर है, इसमें भी चार्ज एनक्लोज हुआ Q। तो दोनों के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यही बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखो तीनों डायग्राम है, ये एक स्फीयर है, ये एक क्यूब है, ये कुछ एक पिरामिड शेप का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर चार्ज है Q। इन तीनों में से जो फ्लक्स आएगा वो सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस वो सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, नेट चार्ज कितना है अंदर, ठीक है। इस केस में देखो ये एक क्यूब है, ये भी क्यूब है, इस फिगर में क्यूब के एकदम सेंटर में एक चार्ज है Q, और इस फिगर में जो चार्ज Q है वो सेंटर पर नहीं रह के कुछ अलग पोजीशन पर है, मतलब अंदर ही है लेकिन एकदम सेंटर पे नहीं है। तो दोनों ही केस में जो फ्लक्स आएगा वो सेम ही आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज लोकेशन। सिर्फ जो क्लोज सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसी के ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। क्लोज सरफेस के अंदर कहाँ चार्ज है, मतलब चार्ज का पोजीशन क्या है, फ्लक्स उस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए। और एक्चुअली मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ये क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, बेसिकली इसी का नाम है गॉसियन सरफेस। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है और ये थ्री डायमेंशनल सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल सरफेस ही क्लोज सरफेस होता है, टू डायमेंशनल सरफेस कभी भी क्लोज सरफेस नहीं होगा। थ्री डायमेंशनल सरफेस मतलब वो स्फीयर हो सकता है, वो कोई एक कोन जैसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक सिलेंडर हो सकता है। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ क्लोज सरफेस, ये एक बेसिकली हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग गॉसियन सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो चार्ज एक क्लोज सरफेस के द्वारा एनक्लोज हो रहा है उसी को हम लोग इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे हैं। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच एनक्लोज चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो गॉस थ्योरम में जो हमने ये क्लोज्ड सरफेस लिया था वही है हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। तो मान लो ये एक चार्ज Q है, अब ये मैंने r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर में प्लस Q चार्ज है, थ्री डायमेंशनल सरफेस गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना बना, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब तक तुम चार्ज को एनक्लोज नहीं करोगे तब तक हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थ्री डायमेंशनल सरफेस मींस क्लोज सरफेस।
तो ये था हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो, क्यू इनक्लूड बाय एप्सिलॉन। तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये तीनों चार्ज है, Q1 Q2 माइनस Q3, और ये है S मतलब सरफेस, और बाहर चार्ज है Q4 Q5। तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन में कौन कौन सा चार्ज आएगा? Q1 Q2 Q3, क्योंकि फ्लक्स अंदर वाले चार्ज की वजह से आता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से आएगा और कहां पर कैलकुलेट हो रहा है? कभी सोचे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस कैलकुलेट हो रहा है, इस सरफेस में, एट द गॉसियन सरफेस, ठीक है। और कौन कौन से चार्ज की वजह से आएगा? ये अंदर बाहर सब चार्ज की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लिख रहे हैं हम लोग, ये एग्जैक्टली एट द गॉसियन सरफेस कैलकुलेट कर हम लोग कर रहे हैं, और ये अंदर बाहर सब चार्ज की वजह से आएगा। Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 Q5 सभी की वजह से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उन सभी की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन जो फ्लक्स में जो हम लोग क्यू एनक्लोज लिख रहे हैं, वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हो रहा है एट द गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस का और एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज। अगर पास हो गया तो क्या हुआ? मान लो कि ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर ही एक चार्ज क्यू है। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर ये है क्यू, और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E प्रोपोर्शनल टू 1/r² ना। अगर ये देखो r 0 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाता है? टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हम लोग जब ये E डॉट ds लिख रहे हैं, तो ये E डॉट ds इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? एट द गॉसियन सरफेस। तो अगर चार्ज ही सरफेस के ऊपर बैठा है तो r टेंड्स टू 0, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी बन जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी बन जाएगा तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो हम लोग फ्लक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज से नहीं पास होगा, इस पॉइंट को हमें याद रखना होगा, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो मतलब है, गॉसियन सरफेस का जो नेचर होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें कुछ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही चूज करना होगा। कोई भी सरफेस ले सकते हो, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में ये गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक चूज करते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इस केस में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। इस टाइप का सिलिंड्रिकल शेप होगा। तो अगर पॉइंट चार्ज होता है, इस केस में हम लोग ये जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं वो स्फेरिकल होता है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, तो इस केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो चार्ज है वो एकदम क्यूब के सेंटर पे है। तो इस केस में फ्लक्स कितना बनेगा? फ्लक्स बनेगा टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज इस क्यूब के एकदम सेंटर पे है। तो अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस क्यूब के हर एक फेस से फ्लक्स कितना बनेगा? टोटल 6 सरफेस से फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस में से फ्लक्स निकलेगा टोटल Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब के हर एक सरफेस से फ्लक्स निकलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस केस में क्या है? इस केस में इस क्यूब के टॉप सरफेस पर एक चार्ज है, इस टॉप सरफेस के सेंटर में। तो ऑब्वियसली हम लोग गॉस थ्योरम अभी तक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये चार्ज अभी इनक्लोज नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? इस क्यूब के जो टॉप फेस के सेंटर है, उस सेंटर पर एक चार्ज है, इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ। ये मैं गुड नाइट कॉइल का बॉक्स लिया है आप लोगों को समझाने के लिए।
तो मान लो ये क्यूब है, क्यूब के से टॉप सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज है। अभी ये चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कितना क्यूब चाहिए? सिंपल, हमें 2 क्यूब चाहिए। ठीक है, सिंपल, हमें 2 क्यूब चाहिए। ये टॉप फेस के सेंटर पर एक चार्ज था, मैंने और एक क्यूब रख दिया, ये चार्ज एनक्लोज हो गया। तो सिंपल, तो इस केस में हमें 2 क्यूब चाहिए इस चार्ज को एनक्लोज करने, ऊपर में और एक क्यूब रखना होगा। तो 2 क्यूब से टोटल फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हर एक क्यूब से फ्लक्स कितना होगा? इमीडिएट मेथड कर दो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस केस में इस क्यूब के कोई एक एज पर एक चार्ज है। ठीक है, इस केस में इस केस में एक क्यूब है और क्यूब के एक इस एज के सेंटर पर एक चार्ज क्यू है। हमें इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है। पहले तो सोचो कि इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कितना क्यूब हमें चाहिए। अब ध्यान से देखो, अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये एक क्यूब है, क्यूब के एज के सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज को मेरे उंगली पर फोकस करना। ये क्यूब है, क्यूब के ये वाला जो एज है, इस एज के सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें कितना क्यूब चाहिए? हमें टोटल 4 क्यूब चाहिए। ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा है, तो ठीक है। तो देखो इस केस में जो इस क्यूब के जो एज के मिडिल पर जो चार्ज था, वो चार्ज अभी एनक्लोज हो गया। तो टोटल 4 क्यूब हमें चाहिए इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब कितना बनेगा? क्यूब बाई 4, क्यूब बाई कितना बनेगा? क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब हम लोग क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। तो इस केस में इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब चाहिए जब चार्ज कोई एक एज के मिडिल पर हो। और हर एक क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा? ये बनेगा क्यूब बाई सिंपल 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 क्यूब चाहिए, 4 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है? क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। हर एक क्यूब से फ्लक्स कितना है? क्यूब सिंपल, क्यूब बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। अब देखो, इस चीज को विजुअलाइजेशन करना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इस केस में जो चार्ज है वो एक क्यूब के कॉर्नर पर है। अब ध्यान से सोचो तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें कितना क्यूब चाहिए? सोचो, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना क्यूब चाहिए? एक बार देखो। तो मेरे पास अभी 8 बॉक्स नहीं है। अगर मैं 8 बॉक्स होता तो मैं इसको सही तरीके से समझा पाता, लेकिन 4 क्यूब से भी मैं आप लोगों को 100% समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये मान लो ये एक क्यूब है, इस क्यूब के इस कॉर्नर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, अभी इस कॉर्नर को एनक्लोज करने के लिए कितना क्यूब चाहिए? ये 4 क्यूब है। अभी इसके ऊपर एक रख दो, 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 तो टोटल 8 क्यूब हमें चाहिए। अगर इस कॉर्नर को एनक्लोज करना है, मतलब इस कॉर्नर पर चार्ज प्लेस्ड है, तो इस कॉर्नर को एनक्लोज करने के लिए 1 2 3 4, इसके ऊपर 1 5 6 7 8, तो टोटल 8 क्यूब चाहिए हमें वो कॉर्नर को एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, सो टोटल 8 cubes are needed to enclose the charge 5 through Q। तो ये 8 क्यूब में से फ्लक्स कितना बन रहा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हर एक क्यूब से फ्लक्स कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आप लोगों से अगर ये बात पूछ रहा हूं तो कोई एक क्यूब ले लो, तो वो तो हम लोगों को समझ में आ गया कि इस कॉर्नर को इनक्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक क्यूब ले लो, 8 क्यूब में से कोई एक क्यूब में से, क्यूब का टोटल फेस कितना होता है? 6। अभी हर एक फेस से फ्लक्स निकालो। 8 क्यूब में से कोई भी एक क्यूब ले लो और उसी एक क्यूब का हर एक सरफेस से फ्लक्स निकालो। कैसे करोगे? ठीक है, कोई भी एक क्यूब में कितना फेस होता है? 6। अब ध्यान से सुनना, इस केस में कोई भी एक क्यूब ले लो, टोटल सरफेस है 6। अब 3 सरफेस से फ्लक्स 0 होगा। कोई भी एक क्यूब ले लो, कोई भी एक क्यूब में टोटल 6 फेस होता है। अब 3 सरफेस से फ्लक्स 0 होगा और 3 सरफेस से फ्लक्स पास होगा। तो फॉर ए क्यूब फ्लक्स पास थ्रू ओनली 3 सरफेसेस। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा?
Q by 8 epsilon naught into 1 by 3 और ये बना Q by 24 into epsilon naught। तो इस केस में टोटल 8 क्यूब लग रहा है इस चार्ज को इनक्लोज करने में। हर एक क्यूब से फ्लक्स कितना है Q by 8 epsilon, और कोई भी एक क्यूब ले लो और उस क्यूब में टोटल 3 फेज से फ्लक्स पास हो रहा है। तो हर एक फेज से फ्लक्स कितना होगा Q by 8 epsilon into 1 by 3, ये बनेगा Q by 24 epsilon naught। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।